क्या ओसीडी को यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है? हम क्योर कर सकते हैं। क्योर करने का मतलब टू एंड इट कंप्लीटली इसको खत्म कर देना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं उनको बिल्कुल ही एंड कर देना। कोई रिश्ता होना ही नहीं ओसीडी से। आप कितने एक्साइटेड हैं इसका आंसर जानने के लिए कि आप ओसीडी को बिना दवाइयों के कंप्लीटली जड़ से मिटाना चाहते हैं, जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं? क्या आप सच में एक्साइटेड हैं? कितने ज़्यादा आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स जो हैं वो कितने ज़्यादा फायर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उन्हें ये आंसर जानना है? क्या ये आंसर मेरे लिए सिर्फ एक तुम्हारे अंदर मोमेंटेरली एक एग्रेशन आया कि मुझे इसका आंसर जानना है और तुमने इसके बारे में सर्च किया, या फिर तुम्हारी एक इंसाइटफुल ये तुम्हारी एक इंट्यूशन आई कि, या फिर तुम काफ़ी दिनों से इसका आंसर खोज रहे थे कि क्या ओसीडी को बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है? आप सीरियस हैं इस बारे में? और सीरियस हैं तो आप कितने सीरियस हैं इसके बारे में? क्योंकि ओसीडी इज़ नॉट अ जोक। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड की मोस्ट डिसएबलिंग डिजीज़ में ओसीडी का जो स्थान है वो 10वें या 9वें नंबर पर है। एक पर्सन को कंप्लीटली जो है मेंटली पैरालाइज करने वाली जो डिजीज़ है वो ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इट्स नॉट अ जोक। आपको इस बारे में सीरियस होना पड़ेगा, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको जो भी आपकी फ्रेगमेंटेड नॉलेज है उसको आपको दूर कर कर उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए आपको सिर्फ यहाँ पर बने रहना है अगर आप सच में इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। क्योंकि जब से ओसीडी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है ज़्यादातर लोगों का यही प्रश्न रहता है, यही क्वेश्चन रहता है कि क्या ओसीडी को बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है? क्या ओसीडी बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है? हम चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो में। हम चर्चा करेंगे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि फ़िलॉसफी में इसका क्या आंसर है, फिलोसफिकल जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा रिलेटेड टू थॉट्स। तो ओसीडी को बिना दवाइयों के ठीक करना, मैंने आपको बताया ओसीडी एक जोक नहीं है, बहुत ही सीवियर डिसएबलिंग मेंटल इलनेस है ये। लोग इससे कई सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैनी ऑफ देम सुसाइड, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं ओसीडी की वजह से। लोगों को समझ में नहीं आ पाता है ओसीडी क्या है। एक इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर हम बात करें हिस्ट्री में, हॉवर्ड ह्यूज एक बहुत ही अमीर अमेरिका के बिलियनियर थे और जिन्होंने दुनिया की सबसे महंगी फिल्में बनाई, वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली एरोप्लेन बनाया, उनको ओसीडी था उनकी पूरी लाइफ। अगर आप मूवी देखेंगे एविएटर, उस पूरी मूवी में आप देख सकते हैं कि ओसीडी कैसे उनकी पूरी लाइफ को वेस्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। और अंतिम लास्ट तक मूवी तक उनकी पूरी लाइफ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ओसीडी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो ओसीडी को हराना, ये आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी ताकतवर हो, अमीर हो, आपके अंदर कितनी भी स्ट्रेंथ हो, इससे रिलेटेड हो सकता है ओसीडी। अगर होता तो हॉवर्ड ह्यूज भी हरा देते, और हॉवर्ड ह्यूज नहीं, कई सारे लोग हिस्ट्री में हम देखेंगे कि ओसीडी को जो है डिफीट कर पाना नामुमकिन सा रहा लोगों के लिए। तो जो सबसे मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और हमेशा से रहा है लोगों के लिए जो ओसीडी के सफ़रर हैं या जिनके फैमिली में किसी को ओसीडी है, कि क्या ओसीडी को बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है? साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको हम समझें तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं इसका साइंटिफिक पोस्टमार्टम कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये पॉसिबल है। देखिए, एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब द मोल्डिंग ऑफ ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है वो उसका बिहेवियर जो है वो प्लास्टिक बिहेवियर है एक तरह का।
मोल्ड होने का बिहेवियर है। मतलब ब्रेन इज़ नॉट फिक्स्ड, कि जैसा डिज़ाइंड ब्रेन हो चुका है, जो आपके अंदर कंडीशनिंग बन चुकी है, जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं, इवन बायोलॉजिकल भी अगर जो चीज़ें हैं आपकी कंडीशनड है कम्प्लीटली, तो वो वैसी ही रहेंगी नहीं। ब्रेन की जो बायोलॉजी है, ब्रेन की जो केमिस्ट्री है, ब्रेन की मोल्डिंग की जा सकती है, उसको बदला जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। साइंटिफिकली इस बारे में जो है वो रिसर्च हो चुकी है। बट अगर बात करें ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी इसके जो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो एविडेंसेस हैं, वो उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं है जिससे इसको जो है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उतारा जाए। हालांकि कुछ प्राइवेट साइकेट्रिस्ट इस चीज़ के बारे में दावा करते हैं, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बुक्स लिखी हैं, जैसे कि जेफरी एम स्वार्ट्स, जो बताते हैं कि वो इसी मेथड से लोगों का ओसीडी जो है वो ट्रीट करते हैं। हालांकि क्योर शब्द पर वो इतना जोर नहीं देते। अगर हम मेंटल इलनेस की बात करें तो सभी लोग जो है वो जोर देते हैं, तो वो एक ही चीज़ पर जोर देते हैं, वो है ट्रीटमेंट। क्योर करने पर ज़्यादातर लोग जोर नहीं देते। तो क्या ओसीडी को बिना दवाइयों के कंप्लीटली जड़ से मिटाना संभव है? इसका आंसर समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें और उन चीज़ों पर और ध्यान देना पड़ेगा, कि जैसे कि हर किसी की बीमारी अलग अलग होती है। किसी के कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, किसी के लिए ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, किसी के जेनेटिक होती है, किसी की लाइफ में कुछ ज़्यादा वर्स चीज़ें हो रही हो तो उस वजह से बीमारी बार बार रिलैप्स हो रही हो। कई तरह की चीज़ें बंदे के जीवन में होती है, एक पर्सन के लाइफ में होती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को बचपन में कोई ट्रामा हुआ हो, या फिर बचपन में कोई जो है कोई हादसा हुआ हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ओसीडी आया हो, और लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना आया हो, बट थोड़ा बहुत कुछ हुआ हो कि ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज हुए और उस वजह से ओसीडी हो गया, तो वहाँ पर क्या है कि थेरेपी देकर, थेरेपी इज़ बस जस्ट लाइक बिना दवाइयों के ठीक करना। न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात आ गई, हम ब्रेन को जो है वो मोल्ड कर देंगे, बार बार ब्रेन को जो है एक तरीका बताकर, एक मेथड समझाकर बार बार उन थॉट से डील करने का, तो एक टाइम बाद हमें एक आदत सी बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, और ब्रेन जो है वो उस पुरानी कंडीशनिंग को छोड़कर अब थॉट्स को नए तरीके से जानने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी का ओसीडी जो है वो कम है, कम इन द सेंस कि उसकी लाइफ के जो आवर्स हैं, किसी बीमारी का बढ़ना का मतलब होता है कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है उससे, कितने ज़्यादा हमारे घंटे ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि ओसीडी में ऐसे ही ओसीडी को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट डिसेबलिंग डिजीज़ में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ओसीडी की वजह से आप अगर एग्जांपल्स देखेंगे तो लोग एक एक दिन में 10-10 घंटे नहाते हैं, और एक एक दिन में 10-10 घंटे बीमारी के जब उनके बिल्कुल पूरी क्लाइमैक्स पर होते हैं, पूरी चरम अवस्था पर होते हैं बीमारी के, तो एक एक दिन में वो 10-10 घंटे नहाते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी भी मेरे बैक्टीरिया लगे हैं, अभी भी मेरे जर्म्स हैं, अभी भी जो है मुझे कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी इस चक्कर में, तो 10-10 घंटे नहाते हैं। हाथ धोते हैं और इस तरीके से धोते हैं कि उनके हाथ पूरे जो हैं वो खून से छिल जाते हैं, और खून से उनको इतना दर्द होता है, इतनी परेशानी होती है, उसको नहीं रोक पाते, लेकिन फिर भी वो हाथ धोते हैं। जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनको लगता है कि कहीं मैंने किसी को हिट ना कर दिया हो, कहीं मेरे पास हिट एंड रन का केस ना लग जाए। रात भर उनकी नींदें डिस्टर्ब हो जाती हैं, रात भर वो गाड़ी चलाकर दोबारा से रिट्रेस करते अपने पाथ को, दोबारा से देखने जाते हैं कहीं मैंने किसी को हिट तो नहीं कर दिया, आसपास के लोगों से पूछते हैं, पुलिस स्टेशन पर जाते हैं कि कहीं किसी एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, उसका सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, कहीं मेरे थ्रू तो नहीं हुआ ये, मतलब कहीं मेरे से कोई वायलेंस ना हो जाए, इस चक्कर में परेशान रहना। और कुछ थॉट्स सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, वो भी फैमिली मेम्बर्स को लेकर, कुछ लोगों के इवन उनके डॉटर्स को लेकर भी आ जाते हैं। तो इस केस में कई लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और सीवियर डिप्रेशन का सामना करते हैं, एंड समटाइम्स पीपल सुसाइड। सो ये जो है आपको इसको एक सीरियस फॉर्म में लेना पड़ेगा।
सीरियस मैंने फिर से बताया उस फॉर्म में नहीं कि आप सोचो कि कम्प्लीटली उस तरीके का सीरियस, बिल्कुल एकदम सब कुछ छोड़ के, एकदम बिल्कुल आंखें एकदम बिल्कुल टाइट करके, सर में पेन करके, एकदम बिल्कुल बॉडी को कम्प्लीटली एक डायरेक्शन में लाकर। नहीं, सीरियस का मतलब नेचुरल सीरियसनेस, कि हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये चीज़ सीरियस है, ये टॉपिक सीरियस है और इसके बारे में मुझे जो है अपना टाइम देना पड़ेगा। तो इस सीरियसनेस की बात हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको साइंटिफिक तरीके से बताया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एक टर्म है जो काम करती है एक नॉर्मल लेवल नहीं, बल्कि एक उससे भी नीचे लेवल पर। जब लोगों को कम होता है ओसीडी, तो उस टाइम पर हम थेरेपी से काम चला सकते हैं, थेरेपी से काम चल सकता है। दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो है वो कारगर हो चुकी है, काम कर गई और कई सारे लोगों में इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को नॉर्मल ओसीडी है, मीडियम लेवल का ओसीडी है, और किसी को सीवियर लेवल का ओसीडी है, तो उसमें क्या हम उसको कंप्लीटली जड़ से उखाड़ सकते हैं? बिना दवाइयों के, बिना किसी मेडिसिन के क्योर कर सकते हैं उसको। और मीडियम लेवल का या फिर सीवियर लेवल का ओसीडी ज़्यादातर देखा जाता है जेनेटिक इशू की वजह से। फैमिली में कोई किसी को कभी दादा परदादा किसी को हुई हो, तो वो जीन्स आपके अंदर भी आ गए, या फिर कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ हो, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो कि फैमिली के अंदर नहीं है लेकिन आपके अंदर पता नहीं कैसे आ गए, जेनेटिक कुछ बदलाव हुआ हो कि बायोलॉजिकली वो चीज़ हो गई है। वो चीज़ बायोलॉजिकल इन द सेंस कि अब वो आपकी बायोलॉजी में आ गई है। अब वो जो है वो ब्रेन सेल्स में या फिर उसमें आपको जो है वो फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, गियर बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हैं। अब जैसे बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया, दैट इज़ द बायोलॉजी कि अब बॉडी में वो चीज़ आ चुकी है कम्प्लीटली। अब वो चीज़ ऊपर तल तक नहीं है, वो अब कम्प्लीटली ब्रेन के अंदर घुस चुकी है। अब उस बायोलॉजी की वजह से केमिकली सब कुछ हो रहा है। केमिकली हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है वो केमिकली हो रहा है, सारे केमिकल्स अपना काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर। तो उस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। तो बायोलॉजिकल अगर कोई चीज़ आ गई है जिससे कि ब्रेन जो है वो पर्टिकुलर केमिकल पर डिपेंडेंट है, ब्रेन जो है पर्टिकुलर केमिकल पर डिपेंडेंट है, तो कैसे हम उसको जो है वो अब ठीक कर सकते हैं? तो यहीं पर जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस यहीं पर अपने हाथ खड़े करता है, जवाब देता है। हालांकि मैंने बताया प्राइवेटली कई सारे जो हैं साइकेट्रिस्ट इंडिया में तो नहीं मिलेंगे, बट बाहर की कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट वर्ल्ड वाइड भी इतनी ज़्यादा अभी इसको सामने नहीं लाया गया है, इस ट्रीटमेंट को, कि केवल और केवल न्यूरोप्लास्टिसिटी के मेथड से ही ओसीडी को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि जब कोई चीज़ बायोलॉजिकल हो जाती है, जेनेटिकली हो जाती है जब कोई चीज़, तो उस चीज़ पर अब केमिकल्स आ गए हैं। तो अब केमिकल को ख़त्म करने के लिए केमिकल का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको फीवर है, बुखार है, टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए आपको पैरासीटामोल खानी पड़ेगी, तभी आपका टेम्परेचर जो है वो कम होगा। कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है तो उसके लिए आपको एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए वैक्सीन्स लेनी पड़ेंगी। आपको ये फैक्ट्स जो फेस करने पड़ेंगे, क्या आप फेस करने के लिए तैयार हो? और जब आप इन फैक्ट्स को फेस कर देंगे तो आपके अंदर ये क्वेश्चन फिर आएंगे नहीं कि दवाइयाँ लेके ठीक करें या बिना दवाइयों के ठीक करें। ये जो क्वेश्चंस हैं, असल में ये जो सभी के सभी क्वेश्चंस हैं, ये एक न्यू कमर के क्वेश्चन होते हैं। और जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, जब उसको टाइम हो जाता है ट्रीटमेंट में, जब वो इस बीमारी को समझ लेता है, तब उसके अंदर ये क्वेश्चन अराइज नहीं होते, फिर वो फ्लो करता है, फिर ये क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता ही नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता अभी बताऊंगा मैं आगे चल के, पूरे वीडियो पर ध्यान दें। तो बायोलॉजिकली अगर कोई चीज़ हो गई है, अगर केमिकली वो चीज़ हो रही है, अगर आप उसको बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ठीक करेंगे, बिहेवियर थेरेपी की तरह काम करेंगे आप उस पर, तो उसमें क्या होगा, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, चेंज आएगा बहुत ज़्यादा लगेगा। और अभी इतने ज़्यादा जो लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं,
अभी वो उतनी संख्या में नहीं है। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मैं कोई इधर उधर की या उड़ी उड़ी बातों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं रियलिटी और फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि अभी इतने ज़्यादा लोग प्रैक्टिस में नहीं हैं जो आप पर पर्सनली आप पर इतना काम कर सकें कि आपको इससे खाली आपकी बिहेवियर थेरेपी से आपको ठीक करवा सके। क्योंकि एक पर्सन जो इतना डिप्रेस्ड है, जो बिस्तर पर लेटा हुआ है, जो चल नहीं सकता, क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि अब उसके ब्रेन में ऐसी वायरिंग हो चुकी है, थॉट जो हैं वो इस तरीके से अब उसके ब्रेन में फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं। सेरोटोनिन लेवल इतनी ज़बरदस्त तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, बायोलॉजी इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसकी हार्म हो चुकी है कि अब उसको अपलिफ्ट करने के लिए, समझ लीजिए अगर कोई बेहोश हो गया है, और बेहोश अगर कोई हो गया है तो मैं उसको, या फिर उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, तो वो चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा? तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ केमिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। केमिकल सपोर्ट मतलब डायरेक्ट केमिकल सपोर्ट। हम खाना पीना खाते हैं, वो भी एक केमिकल सपोर्ट है, उससे भी तो केमिकल्स बनते हैं, केमिकल्स निकलते हैं। तो बायोलॉजिकली हमें केमिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि आपको पड़ती रहे हमेशा। जब आपको इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस हो जाए, जब आप इस बीमारी को जान जाओ, कंप्लीटली समझ जाओ, कंप्लीटली मतलब उस तरीके से ही कंप्लीटली जिस तरीके से आप फैक्ट्स को देखते हैं कि चांद है, सूरज है, बिल्कुल आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि चांद है या सूरज नहीं है, आपको बिल्कुल आप देखते हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं। जैसे आप इस मोबाइल को देख रहे हैं, आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आप देख रहे हैं बस मोबाइल को, आप इस डायरी को देख रहे हैं, जो कुछ भी आप डायरेक्टली देख पाते हैं, डायरेक्टली परसीव कर पाते हैं। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ, जब आप इस तरीके से जान जाते हैं, इस तरीके की आपको अवेयरनेस हो जाती है, तब बायोलॉजी इतना परेशान नहीं करती। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्योर हो जाए, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, नहीं। मैं साइंटिफिक तरीके से बात कर रहा हूँ फिर भी उसके लिए हो सकता है कि आपकी जो गोलियाँ हैं, कोई 4 गोली पर है, कोई 5 गोली पर है, तो उसकी गोलियाँ 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, और ज़िंदगी भर जो है उसकी गोलियाँ कम रहें, 1 गोली पर भी काम चल सकता है, और हो सकता है उसका ट्रीटमेंट जो है वो धीरे धीरे करके आकर ख़त्म हो जाए, अब उसको ज़रूरत ना पड़े। 2 साल, 3 साल, 4 साल तक क्या हुआ, उसने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको अवेयरनेस हुई, जैसे जैसे वो ट्रीटमेंट लेता जा रहा था, ब्रेन की केमिकल्स अपनी जगह सेट हुए, ब्रेन की जो बायोलॉजी है, ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे जो है ठीक होने की स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि अब ट्रीटमेंट ले रहे हो, अब प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया। वही न्यूरोप्लास्टिक चेंज लाने में आपको जब 10 साल या 20 साल लगते और आप इतनी लाइफ वेस्ट कर जाते, आप इतनी चीज़ें खो देते, दवाइयों से वही चीज़ 3 या 4 सालों में हो गई, 3-4 सालों में वही न्यूरोप्लास्टिक चेंज आ गया, वही सारी की सारी चीज़ें हो गई केमिकल सपोर्ट देकर। एक केमिकल सपोर्ट दिया, हुआ दोनों से एक ही चीज़ है, बिहेवियर थेरेपी और केमिकल सपोर्ट दोनों से यही हुआ है कि चेंज, न्यूरोप्लास्टिक चेंज ही आया है, एक बदलाव ही है ब्रेन सेल्स में। तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये देखनी है कि आपको इन चीज़ों में नहीं फंसना है। ईगो वाली चीज़ है कि मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ तो मुझे कहीं मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, या फिर मैं बिना दवाइयों के अगर ठीक हो जाऊँगा तो मैं सबको बता सकूँगा कि मैं बिना दवाइयों के ठीक हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो ये ईगो को हर्ट करती है हमारे। हम एस्केप करना चाहते हैं फैक्ट से, हम इसका सामना नहीं करना चाहते, हम भागना चाहते हैं। दैट व्हाट वी आर डूइंग बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन रेगुलरली, वी डोंट वांट टू फेस द फैक्ट। हम भाग रहे हैं और इसकी वजह से हम कई सारे साल जो हैं वो वेस्ट कर रहे हैं फैक्ट को ठीक तरीके से ना देखकर। कई सारे लोग जिन्होंने ट्रीटमेंट को ऑन ऑफ किया, कम से कम उनको पता लग गया कि उनको ओसीडी है, 7-8 बार अपनाने में, एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, ये वही लोग हैं जो फैक्ट से भाग रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उन्हें एक्सेप्ट करना होगा कि ओसीडी जैसी एक बीमारी होती है। तो न्यूरोप्लास्टिक चेंज जो 20 साल में आएगा आपका थेरेपी के थ्रू, अगर वही 4 साल, 3 साल या 2 साल में आ जाएगा, अगर मेडिसिन्स, ज़्यादा नहीं 2-3 साल के लिए, या फिर मेडिसिन्स और थेरेपी दोनों कंबाइन कर दी जाए, तो एक व्यक्ति की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब नॉर्मल अपनी लाइफ उसकी चलती रहेगी। अब नॉर्मल का मतलब ये भी है कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, आगे जा सकता है,
काफ़ी सारे लोग जो रिनोन पर्सन है, सबको मोस्टली लोगों को जो थे रिनोन पर्सन कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस थी, लेकिन वो बहुत आगे अपने गए। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है मेंटल इलनेस का कि आप जो है कुछ बन नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इट्स नॉट द रिलेवेंट थिंग। आपको समझना पड़ेगा फैक्ट, आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी, द एक्चुअलिटी ऑफ दैट थिंग। जैसे कि बिल्कुल एक्चुअलिटी आप समझते हो कि देयर इज़ अ सन है, एक्चुअल रियलिटी है वो, कंप्लीटली फैक्ट है वो। उसको समझाने में, उसको बताने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे कि सन है, क्योंकि वो एक्चुअल फैक्ट है। इसी तरह से ये भी एक फैक्ट है कि जब बायोलॉजिकल अगर आपके अंदर कोई चीज़ है तो वो केमिकल सपोर्ट से ठीक होने में उसको जो है ज़रूरत पड़ सकती है, बल्कि पड़ती है। लेकिन उस बायोलॉजी को चेंज करने के लिए न्यूरोप्लास्टिक नेचुरल तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा लगेगा, और आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब रहेगी। एक सही इंसान वो है जो बेहतर तरीके से सही डिसीजन ले, सही टाइम पर किस तरीके से क्या चीज़ हो रही है, क्या काम हो रहे हैं, हर टेक्नोलॉजी के हिसाब से। किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर वो कहेगा मैं नेचुरल तरीके से ब्लड प्रेशर ठीक करूँगा, मुझे केमिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है उसको कभी ना कभी केमिकल की ज़रूरत पड़े, केमिकल सपोर्ट की, कभी उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। हालांकि बाद में जब तक वो लेता रहे केमिकल सपोर्ट, जब तक उसको आराम नहीं मिल जा रहा, फिर उसके बाद वो नेचुरल तरीके पर आए, दैट्स रिलेवेंट। लेकिन मैं केमिकल सपोर्ट लूँगा ही नहीं, चाहे मैं कितनी भी परेशानी में आ जाऊँ, कितनी भी दिक्कत में आ जाऊँ। दिस इज़ फुलिशनेस, अटर फुलिशनेस। तो नॉर्मल और बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर जो है जो लोग जिनको एक्सपीरियंस है वो ठीक हो जाते हैं थेरेपी से, नो प्रॉब्लम। कभी कभार उनको छोटे बहुत केमिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, 20 mg वगैरह बस। लेकिन जब बीमारी बहुत हाई हो, ब्रेन बहुत ही ज़्यादा मिसफायर कर रहा हो, ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिनको आप, क्योंकि ओसीडी लॉजिक नहीं मानता, आप कैसे देंगे थेरेपी? लॉजिक आप कैसा भी लॉजिक दे लीजिए, कैसा भी आप लॉजिक दे लीजिए, लेकिन जो बायोलॉजी है ब्रेन की, थॉट्स को बार बार प्रोड्यूस करने की, क्योंकि थॉट्स जब आएंगे आपको रियलिटी दिखेगी, आपको लगेगा यही रियलिटी है। ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, ऐसे लोगों को देखा है जिनको एक बार वो चीज़ समझा दी, उसके बाद वो फिर दोबारा समझा दी, फिर कम से कम 5 मिनट के अंदर ही वो लेडी थी एक, वो कम से कम 60-70 बार उसने ये बात बोल दी कि मेरे को बीमारी नहीं है, नहीं मेरे को है, मेरे को बीमारी नहीं, मेरे को है, मेरे को बीमारी नहीं, मेरे को है। मतलब आप सोच नहीं सकते इस तरह के लोग हैं। अगर आपको ओसीडी है, आपकी किसी फैमिली मेंबर को ओसीडी, तो आपको एक्चुअल फैक्ट्स देखने की जरूरत है। और फैक्ट, रियल फैक्ट यही है, साइंटिफिक फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी तक रिसर्च का वो यही है कि आपको दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, थेरेपी की भी और साथ साथ मेडिसिन की भी, केमिकल सपोर्ट की भी, अगर आपकी बीमारी जो है वो मीडियम है और मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये फैक्ट है, एक्चुअलिटी है, रियलिटी है, सच्चाई है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चलता है और बीमारियों का ट्रीटमेंट चलता है 6 महीने 8 महीने, इसी तरह से ओसीडी का ट्रीटमेंट है 1.5 साल 2 साल 3 साल, इस तरीके से। क्योंकि ये बात अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो आपको ये बात आने वाले टाइम में समझ में आएगी। अगर आपको अभी नहीं आ रही है, तो अगर आप इस चीज़ को अभी फेस नहीं कर पा रहे, तो ये बात आपको आने वाले टाइम में समझनी होगी, समझ में आएगी आपको ये। और मैटर करता है कि आप कितने धक्के खाने के बाद समझते हैं, कितने परेशानी खाने के बाद समझते हैं, ये एक्चुअल में इसको अभी समझ लेते हैं और अभी से इस चीज़ के बारे में सीरियस हो जाते हैं, इसको अपना लेते हैं कि ये भी एक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी का भी ये हिस्सा है, मुझे इसको देखना पड़ेगा। एक्चुअलिटी आपको समझनी पड़ेगी, फैक्ट समझने पड़ेंगे आपको। तो फैक्ट यही है कि जब बीमारी ज़्यादा हो, मीडियम हो या मीडियम से थोड़ी ज़्यादा हो, केमिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी और आपको जो है थेरेपी सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको केमिकल सपोर्ट की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। अब आपको केमिकल सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका थेरेपी सपोर्ट काम चलता रहेगा, फिर आप थेरेपी लर्न कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आपको इस तरीके के मेथड्स पता लग जाएंगे, फिर आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपने आप में ही काफ़ी हैं। आपको कोई भी थॉट आता है, आप थेरेपी के आपके पास मेथड्स होंगे और आप एकदम रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर कभी रिलैप्स होता है, कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम बनती है, तो आप फिर आपका जो ट्रीटमेंट चलेगा, अगर दोबारा से रिलैप्स हो जाता है तो भी अगर केमिकल ट्रीटमेंट चलेगा तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसको जैसे कि हम डेली स्कूल जाते हैं, हम जैसे कि कुछ ना कुछ हम कुछ काम करते हैं, ऐसे ही हम महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार थेरेपी और मेडिसिन के लिए हम इसको एक अपनी लाइफ का हिस्सा मानकर इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसके बारे में ट्रीटमेंट ले सकते हो, अपनी लाइफ को बिना सफ़र करे अपनी लाइफ को ठीक तरीके से जो है चला सकते हैं। सो दिस इज़ द रियलिटी। अब हम बात करते हैं, ये हमने साइंटिफिक बात कर ली है, लेकिन फिलोसफिकल बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सोच रहा था ये जो बात है मैं 10-12 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूं। ओसीडी को फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरीके से कि उसमें साइकोलॉजी भी इंक्लूड हो, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी इंक्लूड हो, इस तरीके से ओसीडी के थॉट्स के अंदर बिल्कुल जाकर कंप्लीटली उसका पोस्टमार्टम करना, उसके रूट तक जाना, वहाँ से कुछ ऐसा निकाल के लाना जिससे कि ओसीडी को ख़त्म करा जा सके और उसको किस तरीके से हम क्योर कर सकें या ट्रीट कर सकें उसको, वो मैं आपको इसके अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर इसके बारे में जो है वो वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, वरना वीडियो तो मैं बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट करें तो मैं इसके बारे में एक ज़बरदस्त वीडियो फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल तरीके से जो है कैसे इसको जो है वो अंदर जाकर इसकी घुस कर निकाला जाए इसको, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो आप अपना कमेंट जो है कमेंट सेक्शन आपका है, ओपिनियन अपने शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।